Hello and welcome to channel guys. So in this video we are going to discuss December 2018 question paper in detail. So let us start from question number first. एक पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ फेल्ट नीड इज रिलेटेड टू, जो कॉन्सेप्ट है फेल्ट नीड का वो किससे रिलेट करता है। चार ऑप्शन दिए हैं, सोशल ग्रुप वर्क से, सोशल केस वर्क से, सोशल एक्शन से या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है फेल्ट नीड का, ये किसी कम्युनिटी में उसकी डेफिशिएंसी या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए लोगों के द्वारा ही ये कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले तो हम जो नीड्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डेफिशिएंसी है उनको कलेक्ट करते हैं, उनको रैंकिंग करते हैं। उसके बाद हम फिर कोई प्रोग्राम बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं उसके आधार पर, इन सभी नीड्स के आधार पर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी करंट में ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को उसको डिफाइन करने के लिए या उसकी किसी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इसी कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? जो सेल्फ कंपैरिजन या जो सेल्फ एवेल्यूएशन करना होता है, इस कंसेप्ट को आप किससे रिलेट करेंगे? दैट इज सेल्फ स्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इसका राइट आंसर है सेल्फ स्टीम। कैसे, इसको बताते हैं। बेसिकली जो सेल्फ कंपैरिजन या सेल्फ बेस्ड एवेल्यूएशन, ये कंसेप्ट 1954 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था लियोन फ्रिस्टिंगर, उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जन्म से ही उनके अंदर एक इनेट ड्राइव होती है जिसके माध्यम से लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और उसके आधार पर जजमेंट करते हैं। जैसे कि उनकी वेल्थ को या इंटेलिजेंस को कंपेयर करना, अपनी अट्रैक्टिवनेस को कंपेयर करना, अपने डोमेन को कंपेयर करना, इसके आधार पर हम लोग कंपेयर करके ही फिर एनालाइज करते हैं दूसरों के साथ रिलेशन और कंपेयर करते हैं। तो ये इसको बोला जाता है सेल्फ स्टीम। अगर हम बात करें सेल्फ स्टीम की, तो इसका अगर हम मतलब देखें तो मतलब होता है थिंकिंग हाईली ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। सो ये जो कंसेप्ट है ये इसी के आधारित है, सोशल कंपैरिजन पे या एवेल्यूशन के आधारित है। सो पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन वर्कर एंड द क्लाइंट इज कॉल्ड एज। आपको बताना है कि वर्कर और क्लाइंट के बीच में जो एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रिलेशनशिप, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी रिफ्लेक्सिवनेस, ऑप्शन डी रैपोर्ट। तो बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस का और भी इसका मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी, या जो आपस में बीच में संबंध होते हैं वर्कर और क्लाइंट के बीच में, उसी को दर्शाता है रिफ्लेक्सिवनेस। सो राइट आंसर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा HDI का पार्ट है? HDI रेफर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज मोर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एक्सक्लूजन। सो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसमें जो 3rd ऑप्शन दिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसका पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। अगर आपने इंडेक्सिंग की जो वीडियो अगर आपने देखे हैं, मैंने इसके बारे में बताया था ऑलरेडी, तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। ये आप करंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि करंट अफेयर का ही एक क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। आपको बताना है कौन सा डे एज ए नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के लिए इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर। सो ये इसका राइट आंसर है 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से लेकर के है, आप इसको देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन अभी क्वेश्चन केवल 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गए हैं, तो करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ना होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। बताना है इनमें से
कि सोशल ग्रुप वर्क का इनमें से कौन सा मॉडल नहीं है। फर्स्ट इज सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल, फंक्शनल मॉडल एंड रेसिप्रोकल मॉडल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फंक्शनल मॉडल। इसका ये पार्ट नहीं है सोशल ग्रुप वर्क। तो हमको पहले जानना होगा कि सोशल ग्रुप वर्क बेसिकली होता क्या है। तो सोशल ग्रुप वर्क एक मेथड होता है सोशल वर्क का, जिसके माध्यम से आप इंडिविजुअल पर्सन की या किसी कम्युनिटी या इंडिविजुअल की या ग्रुप की मदद करते हैं ताकि उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है उसको इन्हांस किया जा सके थ्रू पर्पजफुल ग्रुप एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से वो जो एफिशिएंसी इफेक्टिवली कोप अप कर पाते हैं उनकी प्रॉब्लम से, चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई ग्रुप हो या कोई कम्युनिटी हो, उनकी अपनी समस्याओं को लेकर के। तो इसको बोलते हैं सोशल ग्रुप वर्क। उसके कुछ मॉडल हैं जो कि दिए गए थे, अगर आपने पढ़े होंगे, जैसे कि रेमेडियल मॉडल होता है, दूसरा होता है रेसिप्रोकल, जैसे मेडिएटिंग मॉडल भी बोला जाता है, और उसके अलावा एक डेवलपमेंट मॉडल होता है और एक होता है सोशल गोल मॉडल। तो इसमें से तीन ऑप्शन तो आपको यहाँ मिल गए, बट जो फंक्शनल मॉडल है इसका पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर इसका थर्ड हुआ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन दिस क्वेश्चन आस्क विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की इनमें से कौन सी डायमेंशंस नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पर्सनालिटी की कुछ डायमेंशंस होती हैं, पांच बड़ी डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, या एग्रीबलनेस, कॉन्शियस कॉन्सेंट्रेशनेस और न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस। ये सभी जो पांच डायमेंशंस हैं, इनमें से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट भी मैच कर रहा है, सेकंड भी, और उसके अलावा परसेप्शन इसमें नहीं है। और इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ही होता है न्यूरोटिसिज्म, मतलब होता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, एंजाइटी को, इरिटेशन को, सैडनेस को कितना आप कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसमें डी, ए और बी इसके करेक्ट हैं, बट विच क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा डायमेंशन नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन थर्ड दिया है परसेप्शन और ऑप्शन ई दिया है डिस्क्रिशन, ये दोनों इसके पार्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं उनके बारे में थोड़ा, कि जैसे जो पहला ऑप्शन दिया है कॉन्सेंशियसनेस, इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिकली एक इस प्रकार का बिहेवियर होता है डायरेक्टेड बिहेवियर। डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब होता है कि आपको पता है, आपके कंट्रोल है आपके इम्पल्स पर, आपके गोल पर, और आप जो इस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं उस पर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है और डायरेक्शन पूर्ण है, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और ऑप्शन बी दिया है जो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, ये तो पता ही होगा आपको कि एक्सट्रोवर्जन मतलब होता है कि जो सोशली ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सबसे मिलता जुलता है, या इस प्रकार का जो लक्षण होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो अपने में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, ज़्यादा सोशल एक्टिव नहीं होते, तो उनको बोलते हैं इंट्रोवर्जन। इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बता ही दिया है कि ये जो एक लक्षण होता है न्यूरोटिसिज्म का, जिसमें एंजाइटी पे, इरिटेशन पे या सैडनेस पे कंट्रोल होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको। तो ये तीनों के बारे में बता दिया। जो डिस्क्रिएशन और परसेप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपिंग ऑफ फीलिंग्स एटीट्यूड्स अपोजिट टू द एंजाइटी। एंजाइटी के अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में किसी प्रकार का एक फीलिंग्स या एटीट्यूड को डेवलप करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, अगर दो ग्रुप के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है और उसको इस प्रकार से रिजोल्व किया जाता है कि दोनों ग्रुप की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल होती हैं, मीट कर जाती हैं, अर्थात दोनों ग्रुप को दोनों ग्रुप को ही प्रॉफिट होता है या दोनों ग्रुप ही जीत जाते हैं, तो उस ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर दोनों ही ग्रुप को बेनिफिट है, उनकी दोनों की जो एस्पिरेशन है पूरी हो रही है, तो उसको विन विन सिचुएशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन, ये जो फार्मूला है करेक्ट कौन सा फार्मूला है। सो इसमें जो मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, थर्ड नंबर का करेक्ट है। और इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आपने इसको पढ़ा भी होगा पहले भी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा एक ड्रीम मैकेनिज्म का टाइप है। सब्लिमेशन, सिम्बलाइजेशन, या रेशनलाइजेशन, या ऑप्शन दिया है रैप्रेशन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपको बताना है। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज सब्लिमेशन।
तो इसके बारे में जानते हैं कि जो ड्रीम मैकेनिज्म के बारे में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बोला गया था कि ये जो सब्लिमेशन होता है इसका मतलब होता है कि एक सिविलाइज और मेच्योर सिविलाइजेशन जिसके माध्यम से जो लोग होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं और कल्चरल वे में फंक्शन करते हैं, इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि जो कि समाज में एक्सेप्टेबल होता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एक मेच्योर टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रीम मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, पॉजिटिव कोरिलेशन इज प्रेजेंट व्हेन। आपको बताना है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन है इसमें कब होता है, जब दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, या फिर जो दो वेरिएबल्स होते हैं एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, या वन वेरिएबल गोज अप एंड वन डाउन, एंड लास्ट ऑप्शन में बोला गया कि सभी वेरिएबल्स हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल पैटर्न में मूवमेंट करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर आपने ये जो थ्योरी में पढ़ा होगा कि कोरिलेशन के बारे में, अगर दो जो पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उसमें क्या होता है कि जो दोनों वेरिएबल होते हैं सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, व्हाट राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कौन से राइट्स होते हैं? क्या वो ये राइट होते हैं जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, या फिर ऐसे राइट्स जो कि फंडामेंटल हैं, ये मौलिक हैं, या फिर ऐसे राइट्स जो कि सभी ह्यूमन बीइंग्स को दिए जाते हैं बाय द नेचर, और ऐसे राइट जो कि डिजायर ह्यूमन के द्वारा डिजायर्ड जो राइट्स होते हैं उनको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। तो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट प्रोवाइडेड टू ऑल द ह्यूमंस बाय द नेचर। नेचर प्रकृति के द्वारा ये जो राइट्स दिए जाते हैं उनको ही ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि हमारे भारतीय संविधान में जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है वो किससे डील करता है? डिसाइड, ये दो स्टेट के बीच की जो बाउंड्री उनको डिसाइड करता है, या फिर पंचायती राज की जो जिम्मेदारियां और जो पावर्स होती हैं उसको दर्शाता है, या फिर जो ट्राइबल्स आदिवासी होते हैं उनके राइट्स को लेकर के प्रोटेक्शन को ये डील करता है, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6, या फिर जो माइनॉरिटीज होती है हमारे कंट्री में उनको प्रोटेक्ट करता है। सो आई होप इसका आंसर आपने सोचा होगा। सो राइट आंसर इज जो बेसिकली माइनॉरिटी को लेकर के है। सो बेसिकली ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ट्राइब्स। अगर आपने ये इसकी जो शॉर्ट ट्रक मैंने बताई थी, अगर देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वीडियो में, आपने वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल था जो कि डील करता था ट्राइबल के राइट्स को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिंसिपल ऑफ। ये किसका प्रिंसिपल है, सोशल केस वर्क का, ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या सोशल ग्रुप वर्क का, या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो दिया है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने अभी मैंने बताया था इसके बारे में, सोशल ग्रुप वर्क के बारे में, ये इसी का पार्ट होता है, ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता का जो प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। अर्बन स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा मॉडल नहीं है? सेक्टर मॉडल, कोसेंट्रिक जोन मॉडल, या सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन मॉडल, या फिर मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल। तो बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। सो इसका राइट आंसर है सोशल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन मॉडल इसका हिस्सा नहीं है अर्बन स्ट्रक्चर का मॉडल का। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सेक्टर मॉडल। इसको देखते हैं। सेक्टर मॉडल बेसिकली 1939 में एक लैंड इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था होमर हॉर्ड, उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था सिटी बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे सेक्टर को लेकर के हम एक सिटी बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर जो अभी जो सिटी डेवलप हो रही है इसी के आधार पर हो रही हैं, सेक्टर्स बहुत हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप नोएडा अगर गए हैं तो वहाँ पर सेक्टर वाइज वहाँ पर जो मोहल्ले हैं या जो कॉलोनी है तो वो उसी मॉडल पे आधारित हैं, दैट इज़ सेक्टर मॉडल। उसके बाद एक दूसरा है जो कोसेंट्रिक मॉडल। ये बेसिकली 1923 में एक सोशलिस्ट थे, इनका नाम था E.W. बोर्गेस, उनके द्वारा ये सिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसकी जो बनावट इस प्रकार की होती है, इसमें यहाँ पर जो हाउसिंग की जाती है, घर बनाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो सेंटर होता है यहाँ से ये जगह होती है, इसका जो फेस होता है सभी का इस तरफ होता है, इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक जोन मॉडल। और इसमें जो लास्ट दिया है मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल, इसमें मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल वही होता है कि जो
को सेंट्रिक मॉडल है। इसमें मल्टीपल्स मॉडल बनाए जाते हैं इसमें, जो कि पास पास में होते हैं, और उसमें जो मैन ऑर्गेनाइज संस्था होती हैं, जो एजेंसी होती हैं जो वर्क करती हैं, या जो ऐसे बिल्डिंग्स जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं नोडल, तो वो सब बीच में बनाई जाती हैं इनकी। तो ये मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल होता है। बट इसमें जो लास्ट थर्ड दिया है सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन मॉडल, ये किसी प्रकार का मॉडल नहीं है अर्बन स्ट्रक्चर में, तो थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं को लेकर के इनमें से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि वो सभी प्रॉब्लम्स दैट आर डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल सिचुएशंस, या वो समस्याएं जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती हैं ऑन दी सोशल इन दी ओरिजिन्स, स्टार्टिंग से ही। और ऑप्शन सी दिया है कि सोशल प्रॉब्लम्स डू नॉट अफेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, से हमारी सोसाइटी के सभी इंडिविजुअल को और जो अफेक्ट नहीं करती हैं सामाजिक समस्याएं, या फिर जो समस्या की समस्याएं होती हैं डिफरेंट तरीके से हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंट तरीके से उसको अफेक्ट करती हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है। या फिर जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो समस्याएं होती हैं बेसिकली सभी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती हैं, कोई भी समस्या समस्या होगी सबके लिए बराबर एक जैसी नहीं होती है। सो ये नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि लॉन्च की गई थी बर्थ एनिवर्सरी पे किसके, श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री जेपी नारायण, या फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, या महात्मा गांधी। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। सो राइट आंसर इज श्री जेपी नारायण के ये जो बर्थ एनिवर्सरी पे इस स्कीम को SAGY को लॉन्च किया गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, इसमें स्पेस दिया है बताना कि जो थ्योरी का नाम बताना है कि जो कि दैट इज अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द एडल्ट। इसमें एक थ्योरी है, बताना है कि जो थ्योरी जिसमें बताया गया है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, बचपन का जो अनुभव होता है, वही आपके एडल्ट बिहेवियर को दर्शाता है और उसको इन्फ्लुएंस करता है कि आपने बचपन में किस प्रकार से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आपके जो बिहेवियर होगा बाद में जब एडल्ट एज में आपको उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बचपन के बिहेवियर का। तो बताना है इसमें कौन सी थ्योरी में दिया गया है, पर्सन सेंट्रिक थ्योरी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और एक्सटेंशियल थ्योरी। सो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो थ्योरी बेसिकली सिगमंड फ्रॉड के द्वारा दी गई थी और उन्होंने बताया था किस प्रकार से जो बचपन का अनुभव होता है बाद में जब अडल्ट एज में ये इसको इन्फ्लुएंस करता है अडल्ट बिहेवियर को। सो इसका राइट आंसर इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, what shall be the proportion of women amongst the member appointed in the advisory committee formed under the Equal Remuneration Act 1976। आपको बताना है कि इनमें से जो एक्ट आया था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 का, उसमें जो एडवाइजरी कमेटी थी उसमें कम से कम कितनी महिलाओं का जो प्रोपोर्शन था वो कितना था, 1/4, 1/2, 1/3 और 100%। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है फोर्थ है, 100% तो होगा ही नहीं, और तो बट इसका जो राइट आंसर है वो है, आप सोच के इसका बता सकते हैं इसका राइट आंसर 1/2, 50% representation of the women in the committee, advisory committee which is formed under the Equal Remuneration Act 1976। सो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सबसे पहले 2000 में आया था। ये हिस्ट्री के बारे में पहले जान लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद इसको रिवाइज करके कुछ प्रोविजंस किए गए। बाद में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये इसमें ऐड किया गया कि कुछ अलग से कुछ प्रोविजन दिए गए थे इस एक्ट में, और उसको फिर दोबारा 2015 में लाया गया, और जो कि बाद में 15 जनवरी 2016 में इसको इनेक्ट किया गया। ये इसमें एक्ट में आया, तो उसमें मेंशन किया गया था कि जो स्टेट में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी थी उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर बनाई जाती हैं, 2 लेवल पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट आउट द मॉडल इन दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ मॉडल थे उनमें से इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मॉडल दिए गए थे, जैसे कि सोशल एक्शन मॉडल इसका पार्ट था, सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल और कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल, ये इसका पार्ट नहीं था। तो इसके ये 3 पार्ट थे। इसके बारे में जान लेते हैं कि सोशल एक्शन मॉडल क्या होता है, सोशल प्लानिंग मॉडल, सोशल लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है।
इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो पब्लिक का ओपिनियन मांगा जाता है, या जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, फेमाइन आ गया, इस केसेस में ये जो वर्क करता है सोशल एक्शन मॉडल। इसमें पब्लिक मूवमेंट होता है, जैसे गांधी जी के द्वारा चलाए जाते थे जो मूवमेंट, वो इसी प्रकार के हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट इज सोशल प्लानिंग मॉडल। ये बेसिकली प्लानिंग करके, ये जैसे कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी जो करंट में जो सिचुएशन है उसको देख करके आगे एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसके माध्यम से फिर उसको ठीक किया जाता है उस डेफिशिएंसी को। दैट इज अंडर द सोशल प्लानिंग मॉडल। और लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल बेसिकली ये लोकल लेवल पे ही होता है कि कोई प्रॉब्लम है किसी कम्युनिटी की, किसी इंडिविजुअल की, उसको ठीक करने के लिए ये उसका पार्ट है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो 1 2 3 सही है। अच्छा, ऊपर वाले में भी नहीं बताया था शायद, इसमें 1 या सेकंड सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और 22 में इसका 3 सही है, तो आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा, ABC। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि करंट में जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसको लेकर के सैलिएंट फीचर है उसके कुछ, तो इसमें से कौन से नहीं है फीचर, कौन से नहीं है। इसमें 5 आपको फीचर दिए गए हैं। जैसे पहला फीचर दिया गया लार्ज साइज एंड फास्ट ग्रोथ है, ये जो फीचर है सही है, क्योंकि हमारे जो देश की जो पॉपुलेशन है करंट में बात करें तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है, और इसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है, लार्ज है। सेकंड ऑप्शन दिया है सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये भी सही है। और तीसरा दिया है रैपिडली राइजिंग डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर रीजन में कितने लोग रहते हैं उसको लेकर के मेंशन किया गया है, तो ये भी इसका एक्सेलेंट फीचर ही है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ी जाएगी। चौथा दिया है कि सेक्स रेशियो कंपोजिशन फेवरेबल टू वीमेन, महिलाओं के लिए जो सेक्स कंपोजिशन है, रेशियो कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पुरुषों के लिए ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। और लास्ट दिया है बॉटम वीक एज स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत है। बेसिकली ये बॉटम वीक नहीं होता है, ये बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो यूथ पॉपुलेशन है 14 से लेकर 25 28 साल तक, ये ज़्यादा है। अगर वीक हो जाएगी मतलब ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बट ऐसा तो नहीं है, अभी यूथ एज ज़्यादा है, तो यहाँ पर होनी चाहिए बॉटम हैवी एज स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 3 सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है, तो ये लास्ट वाले जो है उनको लगा सकते हैं मार्क्स में, जैसे कि D और E, 4th नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि मैरी रिचमंड के द्वारा एक बुक लिखी गई थी सोशल डायग्नोसिस, तो उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किए थे कुछ 3 कैटेगरी, जो कि उन्होंने एक सोशल वर्क प्रैक्टिस की थ्योरी लिखी थी उसमें मेंशन किए थे। तो आपको बताना है कौन कौन सी वो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी बताई जा रही इन्वेस्टिगेशन, इसको फैक्ट फाइंडिंग बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है डायग्नोसिस, तीसरी है ट्रीटमेंट, और चौथी है सोशल जस्टिस। तो आपको बता दें कि जो लास्ट इसमें दिया है सोशल जस्टिस इज नॉट पार्ट ऑफ द दिस। सो इसमें जो 3 है डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ये तीनों के तीनों इसी के हिस्सा है, इस थ्योरी के हिस्सा है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो कैटेगरी दी है कि सबसे पहले कोई समस्या है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसको पहले फैक्ट फाइंडिंग की जाते हैं, और उसके बाद उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसके जो क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट देखे जाते हैं, देन लास्ट में जो एवेल्यूशन होता है ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट मीन्स है उसका लास्ट में आप जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम निकलता है, फाइंडिंग्स होती है, दैट अंडर द ट्रीटमेंट। सो ये 3 बेसिकली कैटेगरी थी इनके जो सोशल वर्क प्रैक्टिस थी उसमें। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि जो 5 जो स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेज, इसमें एक दी गई है नॉर्मिंग, और ऑफ अ ग्रुप डेवलपमेंट बाज प्रोफाउंड बाई। ग्रुप डेवलपमेंट की जो 5 स्टेजेस थी, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी थी, उसके बाद हम बता पाएंगे किसके द्वारा दी गई थी। तो इसमें एक ही मेंशन की गई है, नॉर्मिंग है। इसके सबसे पहले जो होती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको जो कन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करना होगा, क्या आपकी कन्फ्लिक्ट है। उसके बाद स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि आप ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में समझना से स्टार्ट करते हैं, जानना स्टार्ट करते हैं, डिस्कवर। उसके बाद होती है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब होता है कि जो भी कन्फ्लिक्ट, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कंसेंसस है, तो कैसे आप उसको डील करेंगे, कैसे वो फंक्शन करेगी, कैसे वर्क करेगी, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर के होता है उसको, दैट कम अंडर द नॉर्मिंग। और उसके बाद होती है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है, लास्ट में जब आपके पास डेटा होगा, सब कुछ होगा, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, और एक हाई लेवल ऑफ कोहेंशन
एक परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे उसको लेकर के। और इसके बाद इस लास्ट होता है जो कि जिसे बोलते हैं एडजॉर्निंग, मतलब लास्ट में आप एंड करना उसको। जब आपके पास फाइंडिंग है, सब कुछ है, अवेलेबल है, कंक्लूजन है, तो आप उसको टर्मिनेट करते हैं, एज ए उसको एडजॉर्न कर देते हैं। तो ये बेसिकली दी गई थी 1965 में। एक थे बोल सकते हैं थिंकर थे जिनका नाम था, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ब्रूस टर्कमैन। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है।